हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आज हम पढ़ेंगे फ्रॉग के बारे में। मेढक। अभी इस साल इंडिया ने अनाउंस किया कि नीट के सिलेबस में फ्रॉग भी रहेगा। सो बेसिकली फ्रॉग भी पढ़ना पड़ेगा। अर्लियर हमें केवल कॉकरोच पढ़ना होता था, राइट? नाउ दिस फ्रॉग इज सेइंग हाई टू यू, सो से हाय। लेकिन हाय बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हमें इसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ना पड़ेगा और इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो देखते हैं कि फ्रॉग बिलोंग किससे करता है। तो हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है कि फ्रॉग कॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करता है, राइट? एंड कॉर्डेटा फाइलम के कुछ सब फाइलम भी हैं, जैसे कि कॉर्डेटा फाइलम के 3 सब फाइलम हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। फ्रॉग बिलोंग करता है सब फाइलम वर्टिब्रेटा से। एंड डिवीजन नेथोस्टोमाटा। वर्टिब्रेटा में 2 डिवीजन थे, एक था एकनेथा, दूसरा था नेथोस्टोमाटा। नेथोस्टोमाटा में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास में जॉस प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेथोस्टोमाटा डिवीजन में भी 2 क्लास सुपर क्लासेस आती है। एक तो होता है सुपर क्लास स्पीसीज, दूसरा है सुपर क्लास टेट्रापोडा। सो फ्रॉग सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर आता है एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर भी क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है। ओके, तो यहाँ तक आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी एनिमल किंगडम वाले चैप्टर। लेकिन अगर हम बात करिए ऑर्डर, तो ऑर्डर बिलोंग करता है एन्यूरा, इट्स अ एन्यूरा एंड जीनस इज राना एंड स्पीशीज इज टिक्री। Okay, so the most common species which is found in India is Rana tigrina. ना ये फ्रॉग आराम से बैठा हुआ है। ओके, आप भी ऐसे आराम से बैठ के मेरे साथ पढ़ते चलिए। सो द कॉमन फ्रॉग विच इज फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना, द मोस्ट कॉमन फ्रॉग विच इज फाउंड इन इंडिया। मोस्ट कॉमन फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना। ना फ्रॉग जो है वो एक एम्फीबियन है। सो एम्फी मीन्स it's an amphibian, and amphi means what? Amphi means both, correct? So both means it can live on land as well as in the fresh water. याद रखिए, सॉल्ट वाटर में नहीं, फ्रेश वाटर। ओके, आप उसे अगर सॉल्ट वाटर में रखोगे तो उसका पूरा पानी बॉडी से बाहर निकल जाएगा और बेसिकली वो सूख के मर जाएगा, राइट? नाउ जैसा कि हमने देखा, इट बिलोंग्स टू एम्फीबिया क्लास एंड फाइलम कॉर्डेटा। ओके, तो ये 2 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज दे आर गिवन इन द एनसीईआरटी। नाउ हम देखेंगे कि फ्रॉग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। तो फ्रॉग एक कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलोथर्मस एनिमल्स है। दैट मीन्स ये एक ऐसा एनिमल है जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद से रेगुलेट नहीं कर सकता। सो द फ्रॉग दे लैक द एबिलिटी, आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। ओके, फ्रॉग लैक द एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये अपनी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम किसी गर्म जगह पे जाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी से पसीना बाहर निकलता है और इवोपरेटिव कूलिंग होती है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है, राइट? एंड अगर कभी लेट्स से कि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो भी शिवरिंग होती है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है एंड फिर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो हम वी हैव द एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, बट फ्रॉग के पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। फ्रॉग जिस भी इन्वायरमेंट में रहेगा, लेट्स से इफ दिस इज फ्रॉग एंड ये फ्रॉग के बाहर लेट्स से कि बाहर 6 डिग्री का सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, तो इस फ्रॉग की बॉडी का टेम्परेचर भी 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। एंड अगर लेट्स से कि यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, तो इस बेचारे का भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर रहेगा वैसे ही फ्रॉग का भी टेम्परेचर हो जाएगा, बिकॉज इसके पास में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसके थ्रू ये अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सके। सो इसीलिए इनको कोल्ड ब्लडेड या फिर पॉइकिलोथर्म्स बोला जाता है। नाउ इनके पास में एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिसे हम कैमोफ्लेज बोलते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंड ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडी और एक्सट्रीम गर्मी से बचने के लिए ये समर स्लीप एंड विंटर स्लीप शो करते हैं। तो देखते हैं समर स्लीप एंड विंटर स्लीप में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये टर्मिनोलॉजीज को साथ फैमिलियर हो जाइए। एस्टिवेशन जो होता है उसका मतलब होता है समर स्लीप, ओके? एंड हाइबरनेशन जो होता है वो होता है विंटर स्लीप। जैसा अभी विंटर्स चल रही है
है ना, हमें बहुत जल्दी नींद आ जाती है एंड देन हम हाइबरनेट करने लगते हैं रजाइयों में, राइट। एंड गर्मियों में समर स्लीप तो बहुत कम ही देखने को मिलता है, इतनी गर्मी होती है, राइट, क्लाइमेट इज चेंजिंग। ओके, सो समर, गर्मियों के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि फ्रॉग अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता, तो इसलिए क्या करते हैं, वो जाके गड्ढे बना के बरोस के अंदर जाके छुप जाते हैं। ओके, सो इन समर्स हाई टेम्परेचर की वजह से, बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से फ्रॉग अपने आप को गड्ढों के अंदर, गड्ढा खोद के उसके अंदर छुपा लेते हैं, ठीक है, और वो वहीं पे रहते हैं। उस समय उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है, उस समय वो ज़्यादा खाने के लिए बाहर नहीं आते हैं, ओके, क्योंकि अगर बाहर आएंगे तो मर जाएंगे। सो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, और उस समय वो सांस जो होता है वो अपने त्वचा के थ्रू लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। जब एस्टिवेशन करते हैं उस समय फ्रॉग अपने स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं। एंड हाइबरनेशन क्या होता है, हाइबरनेशन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तब भी वो गड्ढा खोद के उसके अंदर छुप जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा कड़क धूप में, गर्मी में, और ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम ठंडी में हमें फ्रॉग बाहर दिखते नहीं हैं, ओके, क्योंकि अगर वो बाहर आएंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण। अब एक्सट्रीम कैन बी हायर एक्सट्रीम और लोअर एक्सट्रीम, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्मी, दोनों को ही वो सहन नहीं कर सकते, एंड दोनों ही कंडीशन में वो स्किन के थ्रू रिस्पायर करते हैं, ठीक है। तो जब भी वो हाइबरनेशन करेंगे या फिर एस्टिवेशन करेंगे, ड्यूरिंग बोथ द टाइम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा। ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना, ओके। तो चलो अब कैमोफ्लेज के बारे में पढ़ते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कैमोफ्लेज हम बोलते हैं एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज। जैसा आपने सुना होगा, लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, है ना, ओके, बट वो कहावत है, बट यहाँ पर ये सचमुच में अपना रंग बदल लेते हैं, ओके। एंड इसी, अब देखो, वो अपने आप को अपने एनिमीज से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसे घास है, ओके, एंड यहाँ पे एक फ्रॉग बैठा हुआ है, देयर इज अ फ्रॉग। तो वो अपनी जो बॉडी का कलर है उसको, यहाँ पर उसके बॉडी के पास में क्या होते हैं, कुछ क्रोमेटोफोर सेल्स होते हैं, पिगमेंट सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको वो क्या करता है, जिनको वो एक्सपैंड कर लेता है। एक्सपैंड करेगा मतलब पहले वो छोटे छोटे थे, अब एक्सपैंड करेगा तो वो बड़े बड़े हो जाएंगे। जब वो बड़े बड़े हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे उनकी पूरी बॉडी का कलर डार्कर हो जाएगा, जिसकी मदद से वो यहाँ पे प्रेजेंट किसी भी प्रेडेटर को दिखाई नहीं देंगे, ओके, एंड दिखाई नहीं देंगे तो प्रेडेटर उन्हें खाएगा नहीं। तो आपको समझ में आ रहा है, एबिलिटी टू चेंज द कलर, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैमोफ्लाज, ठीक है। अपने, इनके पास में ऐसी पावर होती है कि अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग द क्रोमेटोफोर सेल्स, ठीक है। एंड इसी प्रोटेक्टिव कलरेशन को क्या कहा जाता है, मिमिक्री, ठीक है ना। इनके पास में क्या है, तो ये समथिंग एक्स्ट्रा पॉइंट्स है आउट ऑफ एनसीईआरटी। दे हैव पिगमेंट सेल्स जिनको हम क्रोमेटोफोर सेल्स बोलते हैं, एंड वो पिगमेंट्स, उनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो जब उसे एक्सपैंड करते हैं तो इनकी स्किन कैसी हो जाती है, इनकी स्किन डार्कर हो जाती है। एंड जब उसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तब इनकी स्किन कैसी हो जाती है, फेयरर हो जाती है, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन। आप इमेजिन कीजिए कि ये एक फ्रॉग की स्किन है, ठीक है, और यहाँ पर एक्सपैंडेड क्रोमेटोफोर्स, ये सारे क्रोमेटोफोर्स ही और एक्सपैंडेड है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी बॉडी आपको ज़्यादा डार्क ग्रीन दिखेगी, राइट। अगर आप दूर से देखोगे तो डार्क ग्रीन दिखेगा आपको, राइट। लेकिन अगर यही क्रोमेटोफोर जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सेम क्रोमेटोफोर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, इन दैट कंडीशन अगर आप देखो तो अब ये उतने ज़्यादा डार्कर नहीं दिख रहे। आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर सो दैट कि आप डिफरेंस यहाँ पे देख पाओ, ठीक है। ये ज़्यादा डार्कर है जब वो एक्सपैंड होते हैं। कौन एक्सपैंड होते हैं, पिगमेंट सेल्स, ओके। पिगमेंट सेल्स को साइंटिफिकली क्रोमेटोफोर्स बोला जाता है, ठीक है। एंड जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तब कैसे दिखते हैं, फेयर। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टडी करते हैं हम मॉर्फोलॉजी के बारे में।
ठीक है। नाउ मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको समझना है, तो मॉर्फोलॉजी पहली बात तो होती क्या है? मॉर्फोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ external features of body parts or organs. ओके, तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की आप बाहरी बनावट की स्टडी कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मॉर्फ मतलब शेप, लॉजी मतलब स्टडी। ओके, तो कैसे वो दिखता है, कैसे उसकी बनावट है, उसकी स्टडी क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी कहलाती है। अब देखिए, इनकी जो स्किन है वो कैसी होती है? स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है। आपने पढ़ा हुआ है कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर आपने ब्यूफो एंड राना टिग्रिना दोनों का एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है। ब्यूफो की जो स्किन होती है ना वो स्मूथ नहीं होती, ठीक है, वो खुरदरी होती है। लेकिन राना टिग्रिना के अंदर उनकी स्किन कैसी होती है? स्मूथ होती है और स्लिपरी। स्लिपरी क्यों? क्योंकि वहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट होता है। एंड ये स्किन को ना हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में मेंटेन करके रखना होता है फॉर द सेक ऑफ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ताकि वो आसानी से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर सके। अब इनका अगर हम कलरेशन की बात करें तो डॉर्सल साइड कैसा होता है? ऑलिव ग्रीन कलर का, ठीक है। और जो वेंट्रल साइड है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर का, ठीक है। ये एक फैक्ट की तरह आपको याद रखना है कि फ्रॉग कभी पानी नहीं पीते, ये स्किन के थ्रू उसे ऑब्जॉर्व कर लेते, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा? इनकी स्किन कैसी होती है? स्मूथ होती है और स्लिपरी। स्लिपरी क्यों होती है? क्योंकि इनके पास में म्यूकस प्रेजेंट है, ओके। एंड देन दूसरा, स्किन को ऑलवेज मॉइस्ट कंडीशन में मेंटेन रखते हैं सो दैट कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अच्छे से हो सके। बॉडी का कलर डॉर्सल साइड पे कैसा था? ऑलिव ग्रीन था और उस पर कुछ डार्क इरेगुलर पैचेस भी थे, स्पॉट्स थे। अभी हम इमेज के थ्रू इसे बहुत अच्छे से देख लेंगे। एंड वेंट्रल साइड कैसा था? यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर, एक समान एकदम हल्का येलो रंग का दिखता है। एंड फ्रॉक्स कभी पानी नहीं पीते, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करते। तो आप देखिए यहाँ पर ये, अब डॉर्सल एंड वेंट्रल जिसको नहीं पता, तो अगर आप अपने पीठ को टच करोगे तो कौन सा पार्ट होगा? डॉर्सल। और अगर आप अपने सामने वाले भाग को, टमी वाले रीजन को टच कर रहे हो, दैट इज वेंट्रल साइड। तो देखो ये इसकी पीठ है, तो ये कौन सा पार्ट हुआ? दिस इज डॉर्सल साइड, करेक्ट। ओके, एंड डॉर्सल साइड कैसा है? देखो ऑलिव ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, लगभग लगभग ऑलिव ग्रीन कलर, थोड़ा डार्क ऑलिव ग्रीन कलर विद डार्क इरेगुलर स्पॉट आपको यहाँ पे दिख रहा है, डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। आप उनको पैचेस भी बोल सकते हैं, इरेगुलर स्पॉट्स, ओके। वेयर अगर आप यहाँ पे वेंट्रल साइड पे नोटिस करो, दिस इज द वेंट्रल साइड, ठीक, ये हल्का येलो रंग का दिखता है। कैसे दिखता है? यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर। यहाँ पर कोई भी जगह पे ऐसा नहीं हो कहीं पे ज़्यादा येलो कहीं पे कम येलो, एक समान पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है येलो कलर का दिखता है। कैसे दिखता है? येलो कलर का, ओके। ना देखिए, जो फ्रॉग की बॉडी है ना, वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है हेड, दूसरा है ट्रंक, ओके। एंड हेड के पास अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको आइस दिख रही है ना, तो आइस, उभरी हुई आइस होती है। तो कैसी आइस है? बर्स्ड आइस, ओके। चलो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। एंड देन यहाँ पे हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये छोटा सा प्यारा सा, इसको हम बोलते हैं टिम्पैनम। क्या बोलते हैं? टिम्पैनम, ओके। एंड टिम्पैनम सुनने के काम में आता है, एक तरीके का जैसा अभी हमारे कान का पर्दा है, वैसे ही यहाँ पर इनके पास में बाहरी कोई भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। जैसे हमारे पास ये हमारा कान है, बाहर आप टच कर सकते हो अपने दोनों कान, इनके पास में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इनके पास में केवल टिम्पैनम ही होता है, डायरेक्ट कान का पर्दा, और अंदर की तरफ इंटरनल ईयर होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आगे आपको 4 लिम्ब दिख रहे हैं, है ना, जिसमें कि 4 डिजिट होते हैं। एंड यहाँ पे हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट्स होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? वेब्ड होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे ना। देखिए यहाँ पे, दीज आर द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द फ्रॉग, मतलब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? मॉर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर डिफिनीशन है, मॉर्फोलॉजी refers to the external appearance of the organs or the parts of the body। and anatomy की जब हम बात करते हैं तो स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द एनिमल्स, ठीक है। जब आप इंटरनल ऑर्गन्स की मॉर्फोलॉजी उसके बारे में स्टडी कर रहे हो, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, तो उसको एनाटॉमी बोलेंगे। एंड बाहरी बनावट
और या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ किसी ऑर्गन की बात करें, बॉडी पार्ट की बात करें, उसे हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अगर हम बॉडी की बात करें तो उनकी बॉडी मेनली ट्रंक एंड हेड में डिवाइडेड है, राइट? तो हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड है, एंड इनके पास में नेक एंड टेल नहीं होता, इट इज एब्सेंट, याद रखिए। ओके, फ्रॉग के पास में गर्दन नहीं है और उसकी पूंछ नहीं है, ये एक एन्यूरल है ना। above the mouth a pair of nostrils are present। ठीक है, जैसा हमारे पास में नाक है वैसे ही इनके पास में माउथ के ऊपर वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स है, जो भी हम इमेज में बहुत अच्छे से देखेंगे। इनकी आईज कैसी होती है? बल्ज होती है, मतलब उभरी हुई आंखें हैं, बड़ी बड़ी। ओके, एंड दे आर कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एक तरीके का आईलिड है, जो कि क्या करता है, जब ये पानी में रहते हैं तो उन्हें बचाता है। ठीक है, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं आंखों को। ठीक है, एंड ऑन द आइदर साइड ऑफ द आइज, दोनों तरफ, आंखों के दोनों तरफ देखो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही सिमिलरली इस साइड भी, यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आइदर साइड ऑफ द आई क्या प्रेजेंट होता है? टिम्पैनम। एंड दिस टिम्पैनम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द साउंड सिग्नल। ये क्या करता है? साउंड सिग्नल को रिसीव करता है। तो देखते हैं, आप यहाँ पे देखो, माउथ के ऊपर आपको क्या दिख रहे हैं? माउथ के ऊपर आपको दिख रहे हैं दो नॉस्ट्रल्स, करेक्ट? इन उभरी उभरी आंखें दिख रही हैं आपको। सो अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स आर प्रेजेंट। ओके, आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना। देखिए, इनकी आंखें आप दिख रहे हो, सो दे आर बल्ज्ड, उभरी हुई होती हैं, एंड दे आर कवर्ड बाय द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि उन्हें पानी में रहने से बचाती है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एक ट्रांसपेरेंट या ऐसा पारदर्शी है, आप उसके आर पार देख सकते हो। ये क्या करती है? ये आइज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं एंड उन्हें मॉइस्ट भी करके रखती हैं, ताकि वो क्लियरली उनकी विजिबिलिटी बनी रहे, है ना, आंखें खराब ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, एकदम ऐसा पतले, एकदम प्लास्टिक पन्नी की तरह, झिल्ली की तरह आपको दिख रहा होगा ये। दिस इज नथिंग बट निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ओके, ये फ्रॉग राना टिग्रीना नहीं है बाय द वे, बट आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज नॉट राना टिग्रीना, वरना आप बोलोगे ये राना टिग्रीना नहीं हाइला है। ओके, इट इज वन ऑफ द वेरी फैसिनेटिंग ऑर्गेनिज्म, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो कैसे दिखता है ना। ओके, दिस इज नॉट राना टिग्रीना। चलिए, ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा है यहाँ पर? अभी तक हमने देखा है कि फ्रॉग की बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो क्या होता है? हेड, और दूसरा क्या होता है? ट्रंक, राइट? सो अगर आप हेड वाले पार्ट में देखो तो आपको क्या दिख रहा है? अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल, राइट? एक जोड़ा नॉस्ट्रल दिखता है, वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, करेक्ट? यहाँ पे आपको बल्ज्ड आई दिख रही है, तो ये क्या है? वन पेयर ऑफ आईज, विच आर, एंड सी ऑन आइदर साइड देयर आर टिम्पैनम। ये हो गया टिम्पैनम, करेक्ट? चलो इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं लेग्स के बारे में, इनके जो लिम्स हैं, है ना। तो आप अगर देखो फोर लिम एंड जस्ट हाई लिम को कंपेयर करके देखो, कौन सा ज़्यादा मस्कुलर दिख रहा है, कौन सा ज़्यादा मोटा ताज़ा एकदम तगड़ा दिख रहा है? देखो, ये है फोर लिम, करेक्ट? आगे वाला लिम, ठीक है? फोर मतलब फ्रंट वाला, ओके? हाइंड मतलब पीछे वाला, ओके? तो अगर आप देखो, हाइंड शब्द का मतलब ही होता है, ठीक है, बिहाइंड, पीछे, ओके? फोर का मतलब आगे, ओके? तो फोर लिम अगर आप देखो तो ये लेस मस्कुलर है, एंड हाइंड लिम जो होता है वो मोर मस्कुलर है, ओके? अगर आप फोर लिम को देखो तो इसके अंदर कितने डिजिट्स होंगे, जैसा उंगलियां कितनी होंगी? फोर लिम के अंदर होती हैं 4 डिजिट्स, ओके? एंड हाइंड लिम में कितनी होती हैं? 5 डिजिट्स, ओके? तो ये बेसिक सी चीज़ को याद रखनी है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज द डॉर्सल साइड, ओके? एंड डॉर्सल साइड कैसी थी? ऑलिव ग्रीन कलर की। और कुछ भी था क्या? विथ डार्क irregular पैचेस और स्पॉट्स। तो आप यहाँ पे देखो, इनके ऊपर ऐसा छोटे छोटे अलग अलग इरेगुलर शेप जैसा धब्बे नहीं पड़े हुए, इसी को हम डार्क इरेगुलर स्पॉट्स बोल रहे हैं, ठीक है? कहीं पे भी ऐसा प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड आप अगर यहाँ पे वेंट्रल साइड में देखो, ये मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ,
देखिए वेंट्रल साइड कैसा है इनका, वेंट्रल साइड है पेल येलो कलर का, है ना, हल्का पेल येलो कलर का दिखता है। आई होप आपको अभी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। तो याद रखिए टिम्पैनम का फंक्शन क्या है, दे आर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ओके ऑफ द आइज, दोनों आंखों के दोनों तरफ प्रेजेंट होंगे पीछे की तरफ, एंड इनका काम क्या है, साउंड सिग्नल को रिसीव करना। ठीक है, क्या करते हैं, दे रिसीव द साउंड सिग्नल्स। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो इस डायग्राम को आप ध्यान से बाद में अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो रोक के। तो आपको यहाँ पे नॉस्ट्रल दिख जाएगा, ठीक है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। यहाँ पे आपको ये मिड लाइन दिख जाएगी, मिड डॉर्सल लाइन, देन देयर इज अ वेंट, है ना, यहाँ पे बेसिकली क्लोएकल अपर्चर प्रेजेंट होगा। देन दिस इज हाइंड लिम जो कि मोर मस्कुलर है। फोर लिम आप देखो पतला सा दिख रहा है। यहाँ पे 2 ही फिंगर दिखाई हुई, बट कितनी फिंगर्स होती हैं, 4 फिंगर्स होती हैं। और इसमें कितना होता है, तो इसके अंदर जो टोस हैं वो 5 होते हैं, 5 उंगलियां होती हैं हाइंड लिम्स में, एंड दे आर वेब्ड, ऐसे जाले जैसा ऐसा बना हुआ होता है, ठीक है, जो कि उनको तैरने में हेल्प करता है। तो मेजर रोल स्विमिंग में हाइंड लिम भी प्ले करता है। वैसे फोर लिम का भी काम है, लेकिन मेजर हाइंड लिम प्ले करता है। उनकी उभरी हुई आंखें, टिम्पैनम जो कि साउंड सिग्नल को रिसीव करता है, निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन उनकी आंखों को पानी से बचाता है, और माउथ किसके लिए, खाना खाने के लिए ऑब्वियसली, राइट। और ये उभरे हुए भाग को क्या बोलते हैं, स्नैप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि फ्रॉग के फोर लिम एंड हाइंड लिम में क्या डिफरेंस है। तो हमने ऐसा देखा था, फोर लिम जो होते हैं छोटे होते हैं और लेस मस्कुलर होते हैं, जो हाइंड लिम था वो मोटा ताजा एकदम बड़ा सा एकदम मस्कुलर स्ट्रक्चर था। ठीक है, इसमें 4 डिजिट्स और इसमें 5 डिजिट्स। आप बोलोगे कोई नई बात बताओ, इतना तो पहले ही बता दिया। तो देखिए इनके जो फीट होते हैं, ठीक है, दैट मीन्स हाइंड लिम्स जो होते हैं वो वेब्ड होते हैं। अभी समझने के लिए एक डायग्राम थोड़ा सा छोटा सा ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5। अभी अच्छा डायग्राम तो बना नहीं, बट ठीक है समझने के लिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ नहीं है नंबर, मैं उसके लिए सब वेब बना रहा हूँ। तो अगर आप देखो एक नाव की पतवार जैसी बन गई है ना, तो इसी को हम बोलते हैं वेब डिजिट। ठीक है, ऐसे वेब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि इनको स्विमिंग में हेल्प करता है। बाय द वे फोर लिम एंड हाइंड लिम दोनों के दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्विमिंग के लिए, बट मेजर रोल स्विमिंग में हाइंड लिम प्ले करता है, ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, एंड वॉकिंग, लीपिंग, बरोइंग, इन सभी के लिए दोनों फोर लिम एज वेल एज हाइंड लिम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट स्विमिंग में मेजर रोल हाइंड लिम करता है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो बताइए पहला वाला कौन सा है, इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो अगर आप ए को देखो तो ए इज व्हाट, ए इज फोर लिम जिसमें कि आपको 4 आपको डिजिट्स दिख रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। लेकिन अगर आप पहले वाले का बेस देखो, पहले वाले डिजिट का बेस देखो, तो वो थोड़ा सा स्वॉलन है। ठीक है, और इसका रोल होता है कॉपुलेशन में। ठीक है, और अगर आप हाइंड लिंक देखो तो यहाँ पर कितने आपको दिख रहे हैं उंगलियां, 1 2 3 4 एंड 5, करेक्ट। यहाँ पे आपको 5 उंगलियां दिख रही है हाइंड लिंक में, है ना। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको वेब दिख रहा है एकदम क्लियरली, ये वाला पार्ट देखिए, तो ये ऐसे ही कुछ वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये 5 मिनट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 5 उंगलियां हैं। ये जो फोर लिम्ब होते हैं, अब देखो फोर लिम्ब का ये प्रॉक्सिमल पार्ट है और डिस्टल पार्ट है, तो उसका जो बेस होता है ना, वो थोड़ा सा, जब ब्रीडिंग सीजन आता है, जब मतलब फ्रॉग्स कॉपुलेट करते हैं, ठीक है, तो उस सीजन में क्या होता है कि ये जो उसकी फर्स्ट उंगली का बेस है ना, वो थोड़ा सा फूल जाता है, जिसको हम नुप्शियल पैड या फिर उसका दूसरा नाम भी है कॉपुलेटरी पैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपुलेटरी पैड। अब इसको ऐसा नाम क्यों दिया, कॉपुलेटरी पैड या फिर नुप्शियल पैड, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स और कॉपुलेशन ये मेल के पास प्रेजेंट होगा। हाँ, मैंने शायद ये बात बताई नहीं, ये मेल के पास में ही प्रेजेंट होता है, मेल के हाथों में होता है, फीमेल के हाथों में नहीं। ओके, सो सी ड्यूरिंग कॉपुलेशन द मेल फ्रॉग कंपैरेटिवली छोटा होता है, ओके, एंड फीमेल फ्रॉग इज कंपैरेटिवली लार्जर। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये रहा फोर लिम्ब, है ना, एंड दिस इज द हाइंड लिम्ब। ओके, सो इस प्रोसेस को, इस सेक्सुअल इम्ब्रेस को क्या बोलते हैं हम, एम्प्लेक्सस इन केस ऑफ फ्रॉग।
ओके, द एक्ट ऑफ सेक्सुअल इम्ब्रेस, ठीक है, इसमें कि द मेल फ्रॉग ही ग्रैप्स द फीमेल फ्रॉग, ओके, एंड यहाँ पर जब उसे वो ग्रैप करता है तो ये जो निप्शियल पैड होते हैं, कॉपुलेटरी पैड जिसे बोलते हैं, वो ग्रैप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? सेक्सुअल का मतलब यहाँ पर है कि जो मेल है, ठीक है, एंड फीमेल है, उन दोनों में, डाई का मतलब टू, मॉर्फ का मतलब शेप, ओके, उनमें बेसिकली क्या है, उनकी मॉर्फोलॉजी में कुछ डिफरेंसेस, मतलब बाहर से देख के आप बता सकते हो कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। तो ये कौन से फीचर है? सबसे पहले तो साइज, जैसा मैंने कहा, मेल बेचारा छोटू सा होता है, मेल थोड़ा सा डार्कर भी होता है, काले रंग का, ओके, लेकिन इसके पास में होते हैं वोकल सैक्स, जिससे कि वो सीटी बजा सकता है। बेसिकली टर टर का साउंड आपने सुना होगा ना, टर टर, ओके, सो बेसिकली उस साउंड को बोलते हैं, ये जो टर टर का साउंड होता है, इट इज कॉल्ड एज क्रोकिंग साउंड, ओके, इसका साइंटिफिक टर्म है क्रोकिंग साउंड, एंड ये उस क्रोकिंग साउंड को प्रोड्यूस करता है टू अट्रैक्ट द फीमेल फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करने के लिए ये रहा वोकल सैक, जहां से वो आवाजें निकालता है। एंड जो आपको चौथी चीज याद रखनी है कि मेल के पास में 4 डिजिट आगे वाले जो हाथ होते हैं, उसकी जो पहली डिजिट होती है, उस पे ही नुप्शियल पैड या फिर कॉपुलेटरी पैड मिलता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रही उसकी पहली उंगली, ये रही दूसरी, ये रही तीसरी और ये रही चौथी। अब पहली उंगली को देखो, यहाँ पर बना हुआ है नुप्शियल पैड और कॉपुलेटरी पैड। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो। अब फीमेल फ्रॉग बिल्कुल उसी का अपोजिट, ये लार्जर होती है, इसलिए बड़े बड़े शब्दों में लिखा भी हुआ है ना, वो लेस डार्कर, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही गोरा हो जाएगा, बट कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे मेल के कंपैरिजन में तो लेस डार्कर होती है। इसके पास में ऑब्वियसली वोकल सैक्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, स्पेशली अब जब बात करते हैं राना टिकरी की, ठीक है, एंड कॉपुलेटरी पैड्स इनमें एब्सेंट होते हैं, बिकॉज इनको ज़रूरत ही नहीं ना उसकी, ठीक है। मेल को ज़रूरत होती है बिकॉज ड्यूरिंग द एम्प्लेक्सस और सेक्सुअल इम्प्रेस दे नीड इट फॉर क्लास्पिंग द फीमेल। चलो अब एनाटॉमी की बात करते हैं। एनाटॉमी में क्या पढ़ेंगे हम? उनके शरीर के अंदर कौन कौन से अलग अलग तरीके के सिस्टम है ना। तो फ्रॉग के बॉडी कैविटी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट तरीके के ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है एंड उनका फंक्शन। तो हमें इन सारे सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके बारे में आज पढ़ें। अब पहले डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, दो चीज़ें आती हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल इनकी होती है शॉर्ट, ठीक है, क्यों शॉर्ट होती है? बिकॉज दे आर कार्निवोर्स एंड इसीलिए इनकी लेंथ रिड्यूस्ड। तो आप याद रखिए फ्रॉग कैसे हैं, दे आर कार्निवोर्स, मतलब घास फूस नहीं खाते, ठीक है, ओके, एंड ये जनरली इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, इनके पास बाइलोब टंग होती है। याद रखिए बिकॉज दे आर कार्निवोर्स, तो इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, इनका जो गट है वो कैसा है? शॉर्ट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये लोग घास फूस खाते है ना, तो सेलुलोजिक कंपोनेंट होता, बेसिकली घास को पचाने में ज़्यादा समय लगेगा, है ना, तो इसके लिए इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, ठीक है, वो बड़ी होनी चाहिए। बट क्योंकि दे आर कार्निवोर्स है ना, तो कार्निवोर्स है तो इनका फूड कंपैरेटिवली जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, ओके, एंड इसीलिए जो लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन है वो भी कैसी है? छोटी है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल या फिर मैं बोलूँ इनके जो इंटेस्टाइन होते हैं वो कैसे हैं? छोटे से। तो ये तो हो गया कि फ्रॉग क्या खाता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है, ठीक है, एंड कैसे खाता है? ऐसे। इस पिक्चर में आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। तो उसकी जो टंग होती है बाइलोब, उसको बाहर निकालता है और ऐसे उसको इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। तो फूड कैसे कैप्चर करता है? उसके पास में ऐसा बाइलोब्ड टंग होती है, ठीक है, बाइलोब मतलब ये लोब नंबर 1, ये लोब नंबर 2, ठीक है।
जिससे कि वो किसी भी इंसेक्ट को पकड़ के गल्प कर लेते हैं, खा लेते हैं। अब देखो, तो गल्प करके लेके जाएगा कहाँ? जब उसे इनगल्फ करेगा, ठीक है, तो फिर माउथ में जाएगा, माउथ से फिर बकल कैविटी में जाएगा, बकल कैविटी से फिर फैरिंग से होते हुए ईसोफेगस में जाएगा, ठीक है। एंड ईसोफेगस कैसी है? एक शॉर्ट ट्यूब है, ठीक है। बेसिकली इन्हीं रास्तों से पास होते होते ईसोफेगस से कहाँ पहुंचता है? स्टमक के पास। अब यहाँ पे होती है डाइजेशन स्टार्ट, ठीक है। तो डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है फ्रॉग में? कहाँ पे होती है? स्टमक में, ओके। और वहाँ पे डाइजेशन कराता कौन है? तो दो चीज़ें कराती है, एक तो होता है HCl की मदद से, और दूसरा होता है गैस्ट्रिक जूस। तो आपको ये याद रखना है कि गैस्ट्रिक जूस कहाँ पर मिलता है? स्टमक में। एंड HCl कहाँ पर? HCl भी मिलता है स्टमक के अंदर। एंड विद द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस, फूड जो होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। एंड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं? काइम, ठीक है। और स्टमक के अंदर ही क्या बन जाएगा? काइम बन जाएगा, ठीक है। एंड वही काइम पास होता है इंटेस्टाइन के पास, और इंटेस्टाइन का सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं डुओडिनम। अब देखते हैं डुओडिनम में क्या होता है। तो काइम आया कहाँ पर? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है डुओडिनम, वो यू शेप्ड होता है, और इसमें दो चीज़ें आती हैं, बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस। बट आती कहाँ से है? तो देखो, हमें पता है कि जो बाइल है उसे बनाता कौन है? तो बाइल को बनाने वाला है लिवर, ठीक है। लेकिन वो बाइल स्टोर कहाँ पर होता है? बाइल बनता है लिवर में, बट स्टोर कहाँ पर होता है? तो इट गेट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है। जिसको हम, बाइल को हम पित्त भी बोलते हैं हिंदी में, और गॉल ब्लैडर को पित्ताशय, ठीक है। तो लिवर बाइल बनाएगा, और गॉल ब्लैडर एक बैग जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जाके वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। एंड जो ये पैंक्रियाटिक जूस है, तो देखो नाम में ही आ रहा है ना पैंक्रियाटिक, तो ये कहाँ बनेगा? पैंक्रियास से। पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस बनेगा, और ये बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियास, ये दोनों अल्टीमेटली डुओडेनम तक पहुंचते हैं। किसके थ्रू? एक पाइप के थ्रू, बेसिकली एक वेसल के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं एक डक्ट के थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट या फिर हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। हिपैटो का मतलब यहाँ पे क्या है? हिपैटो मतलब लिवर से रिलेटेड, ठीक है। हम हिपैटिक वर्ड लिवर के लिए यूज करते हैं। एंड पैंक्रियाटिक मतलब पैंक्रियास, क्योंकि यहाँ पर दोनों से ही बने हुए कंटेंट आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो लिवर से क्या बना? बाइल, तो वो आके इकट्ठा हुआ गॉल ब्लैडर के अंदर, एंड गॉल ब्लैडर से फिर बाइल बाहर निकली, राइट, और वो आया कॉमन बाइल डक्ट में। सिमिलरली पैंक्रियास से बना पैंक्रियाटिक जूस, जो भी आया इसी सेम डक्ट में, इसीलिए इसको हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट भी बोलते हैं, या फिर कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। नाउ अब इनके फंक्शन देख लेते हैं। तो बाइल क्या करेगा? बाइल करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इमल्सिफिकेशन को अगर एकदम सिंपली समझना हो तो बड़े बड़े अगर फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। अगर ये मान लो येलो कलर का एक बड़ा सा फैट का ग्लोब्यूल है, तो बाइल इसे क्या करेगा? इमल्सिफाई करके छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा, ओके। आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आ गया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल क्या करता है? इमल्सिफाइज द फैट, ओके। एंड पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अल्टीमेटली फाइनल डाइजेशन कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइन के अंदर। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पर हुआ था बताइए? डाइजेशन स्टार्टेड इन द स्टमक, ठीक है। वहाँ पर HCl एंड गैस्ट्रिक जूस ने काम करके उसको पार्शियली डाइजेस्ट किया, जिसको हमने काइम बोला। वो काइम कहाँ पर आया? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में आने के बाद में जब वहाँ पे बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस ने मिलकर उसे अल्टीमेटली डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर होगा उसका एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम विलाई और माइक्रोविलाई बोलते हैं। विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और इनके ऊपर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फिंगर लाइक ही होते हैं, ठीक है। तो उनको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। माइक्रोविलाई आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, ओके। सो बेसिकली ये माइक्रोविलाई, दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। बेसिकली क्या होगा कि ऐसे छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड ये स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं? ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ा देते हैं, है ना। एंड यहाँ पर जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली
ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, अब जो भी फूड था, है ना, डाइजेस्ट हुआ था, वो फूड तो अब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, वो चला जाता है रेक्टम के अंदर। ठीक है, जो डाइजेस्ट हो चुका उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और जो अनडाइजेस्टेड था वो चला जाता है रेक्टम। तो इसे ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर पहले काइम से कहानी स्टार्ट होती, तो काइम था, काइम पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है। देन काइम का क्या हुआ, जब फर्दर डाइजेशन हुआ कहाँ पर, इंटेस्टाइन में, तो फाइनली ये पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो गया। एंड देन यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, है ना, जो एक तो होगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और वो भी कहाँ पर हो रहा है, इंटेस्टाइन में हो रहा है। और उसको डाइजेस्ट कौन करवा रहा है, मतलब एब्जॉर्ब कौन करवा रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई। वेर एज जब हम बात करते हैं, तो ये तो हो गया डाइजेस्टेड पार्ट की, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन तो उसका होगा ना। डाइजेशन, अगर आपको डाइजेशन समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो डाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसमें कि हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। अब अनडाइजेस्टेड फूड जो है, अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट जो बचा हुआ है, ठीक है, ये कहाँ पर जाता है, ये जाता है रेक्टम में। एंड रेक्टम ओपन होती है क्लोएका में, एंड क्लोएका से वो फिर क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए माउथ एंड ये सारी चीज़ें तो नहीं है, बट यू कैन सी हियर देयर इज ईसोफेगस। ईसोफेगस फिर अल्टीमेटली कहाँ पर लेके आ रही है उसे, आप देख के बताओ। ईसोफेगस उसे लेके आ रही है स्टमक में। सो ईसोफेगस एक लंबी सी नैरो ट्यूब जैसी दिख नहीं रही आपको, है ना। ईसोफेगस से फिर आएगा फूड स्टमक में, और स्टमक में क्या था, एसियल था एंड गैस्ट्रिक जूस था। तो एसियल एंड गैस्ट्रिक जूस ने क्या किया, ये यहाँ से जो भी फूड आया था उसको किस में कन्वर्ट किया था, बताइए, उसको कन्वर्ट कर दिया था काइम में, करेक्ट। एंड काइम कहाँ पे गया, ये काइम ही पास होता है यू शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं डुओडेनम। एंड डुओडेनम रिसीव्स टू थिंग्स, क्या क्या रिसीव करता है डुओडेनम, डुओडेनम में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है बाइल, दूसरा आता है पैंक्रियाटिक जूस। बताओ बाइल कहाँ से आया था, कमेंट में बताइए जल्दी, बाइल कहाँ से आया था और पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से आया था। ठीक है, बाइल को कौन बनाता है, ठीक है। अब ये पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल अल्टीमेटली फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, एंड इंटेस्टाइन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई। ठीक है, और इनका काम क्या है, इनका काम है एब्जॉर्प्शन में मदद कर। तो जो भी डाइजेस्टेड फूड था उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड था, ठीक है, अब यहाँ पे तो एब्जॉर्प्शन हो गया, जो भी डाइजेशन हुआ, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था वो सी यहाँ पे अल्टीमेटली चला गया रेक्टम में। एंड रेक्टम से वो अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगा, क्लोएका के अंदर। क्लोएका वो कॉमन चैम्बर होता है जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और ये ओपन होते हैं, दैट इज रेक्टम। ठीक है, तो फिर आएगा क्लोएका में, एंड क्लोएका से फिर क्लोएकल अपर्चर के थ्रू। ठीक है, क्लोएकल अपर्चर मतलब ये जो क्लोएका की ओपनिंग है ना, उसी को हम क्लोएकल अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू फिर बाहर निकल जाए। ओके, अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की, कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो देखो, ये ज़मीन पे भी सांस ले सकते हैं और पानी के अंदर भी। अब पानी के अंदर कैसे पहले सांस लेते हैं वो देख लेते हैं। तो पानी के अंदर ये स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। ठीक है, तो स्किन एक एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, क्योंकि पानी के अंदर सांस लेने में उनको मदद कर रही है ना। और स्किन के थ्रू सांस लेने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसमें कि होता क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है इन द वाटर, वो स्किन के थ्रू बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस वेयर देयर इज मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम
हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, क्योंकि शरीर के अंदर तो ऑक्सीजन कम होगा तो वो अंदर की तरफ डिफ्यूज हो जाती है। ओके, नाउ ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन। तो ये हमने पहले ही देखा था कि जब एस्टिवेशन को क्या बोलते हैं, आप मुझे बताइए कमेंट में। एस्टिवेशन को कौन सी डैश स्लीप बोलते हैं, एंड हाइबरनेशन को क्या बोलते हैं, बताइए, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने, ठीक है। तो एस्टिवेशन को क्या बोलते हैं और हाइबरनेशन को क्या बोलते हैं, आप बताइए। ओके, तो याद रखिए एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन में भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। अब जमीन पे कैसे सांस लेते हैं, तो जमीन पे ही सांस लेते हैं बकल कैविटी के थ्रू। अगर आपको याद है तो इनकी स्किन कैसी होती है, इट इज ऑलवेज मेंटेन इन द मॉइस्ट कंडीशन, और कौन उसे मेंटेन करता है, म्यूकस, ठीक है। तो बकोफेरेंजियल या फिर बकल कैविटी के थ्रू ये सांस ले सकते हैं, स्किन के थ्रू सांस ले सकते हैं, और लंग्स के थ्रू। कहाँ पर, जमीन के ऊपर। ओके, ना respiration by lungs is called as pulmonary respiration, respiration by skin is known as cutaneous respiration, ठीक है। तो अब इनके लंग्स कैसे होते हैं, तो लंग्स देखिए पिंक कलर के लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे। चलिए यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, ठीक है, लॉन्ग इलोंगेटेड वन पेयर ऑफ पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये इलोंगेटेड है, देखो लंबे से स्ट्रक्चर है, पिंक कलर के होते हैं। अभी पिंक कलर है नहीं मेरे पास, बट ये पिंक कलर का होता है, एंड सैक लाइक के साथ बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये उतने ज़्यादा फंक्शनल नहीं होते जैसे कि हमारे, इसीलिए इनको, अब आप सोच रहे होगे ना इतने सारे जगह से क्यों सांस लेना पड़ता है, तो इनके लंग उतने ज़्यादा फंक्शनल नहीं होते जैसे कि हमारे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको अलग अलग जगह से सांस लेने की जरूरत है। स्किन के थ्रू भी रिस्पायर कर रहे हैं, बकोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू भी रिस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, और लंग्स के थ्रू तो कर ही रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ट्रंक रीजन में, दैट इज थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं। अब एयर का मूवमेंट देखते हैं, एयर तो बाहर एटमॉस्फेयर में होगी, फिर एयर आती कहाँ पर है, एयर अगर आपको याद हो तो वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट थे अबव द माउथ, है ना। एयर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू आती है बकल कैविटी के अंदर, एंड बकल कैविटी से फिर अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेगी, लंग्स, एंड वहाँ पर क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है, विच विल लीड टू द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को, ठीक है। एंड यहाँ पर ये क्या है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ओके। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कौन सा है, बकल कैविटी, ठीक है। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन था एक, बकोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू कर सकते हैं, एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, तो ये तीनों आपको याद रखो, ठीक है। पानी के अंदर मेनली किसके थ्रू होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब वेस्कुलर सिस्टम देखते हैं। सबसे पहले वेस्कुलर सिस्टम कैसे होता है, क्लोज टाइप का, ठीक है। क्लोज टाइप का मतलब द ब्लड ओनली फ्लोज थ्रू द वेरिंग ब्लड वेसल्स, वेरिंग डायमीटर की ब्लड वेसल्स में ही वो फ्लो करता है। जैसे कि क्या क्या पढ़ा है आपने, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स एक्सेट्रा, राइट। एक्चुअली यही 5 होते हैं, एक्सेट्रा नहीं। तो ब्लड जब पूरे क्लोज सर्किटरी में फ्लो करता है, लाइक हार्ट से निकला एंड फिर ऐसा क्लोज सर्किटरी में ही पूरा ट्रैवल करेगा, ठीक है। कभी भी वो डायरेक्टली सेल्स या टिश्यूज के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो वैसे हम सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, दिस इज हार्ट, तो यहाँ से ब्लड गया, ठीक है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हुआ, ठीक है, इससे ऑक्सीजन गया एंड CO2 आया यहाँ पे, एंड देन अल्टीमेटली ये कहाँ पर पहुँच रहा है, अल्टीमेटली फिर से हार्ट के पास पहुँच गया। तो आप अगर देखो तो यहाँ पर ये ब्लड कभी भी बाहर निकला ही नहीं, डायरेक्ट टिश्यूज या सेल्स के कॉन्टैक्ट में आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट थी, है ना। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, blood does not come in direct contact with the tissues or cells। दूसरा यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ब्लड जो होता है वो वैरिंग डायमीटर्स के ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करता है पूरी बॉडी के अंदर। अब देखते हैं इनके वैस्कुलर सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, एक तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम। अब ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ह्यूमन से मिलता जुलता है, ठीक है। जैसे कि देखिए ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में हमारे पास भी हार्ट है, इनके पास भी है,
हमारे पास में भी ब्लड वेसल है, इनके पास में ब्लड वेसल है, ब्लड तो होना ही चाहिए। 3 चीज़ें तो बहुत एसेंशियल है। अब सिमिलरली अगर आप लिम्फेटिक सिस्टम देखो तो हमारे जैसा ही है, मिलता जुलता, बस टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अलग है। हमारे पास में लिम्फ है, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स होते हैं। इनके पास में भी लिम्फ है, लिम्फ चैनल से वही लिम्फ वेसल्स, ठीक है, जिनके थ्रू लिम्फ फ्लो करेगा, एंड लिम्फ नोड्स होते हैं इनके पास, ठीक है। अब लिम्फ ब्लड से डिफरेंट है, तो हमारे अंदर भी होता है, लेकिन कैसे डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसीज, ओके, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होती है लिम्फ में, पता है। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है फ्रॉग का, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो हार्ट। अब हार्ट कैसा होगा, ऑब्वियसली मस्कुलर स्ट्रक्चर होगा, करेक्ट, एंड उसकी भी कवरिंग होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तो हार्ट की कवरिंग जो होती है वो पेरिकार्डियम होती है, एंड मिलता कहाँ पर है, तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, इसको हम बोलते हैं ट्रंक। मिलता कहाँ पर है, ट्रंक में। और इसमें 3 चैम्बर है, क्या क्या, 2 एट्रिया होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है। अब इसका स्ट्रक्चर इन डिटेल देखेंगे, और तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, जैसे कि हमें पता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे कलर कोडिंग है, ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग बॉडी पार्ट से कहाँ पर आएगा, वीना कावा में आएगा, राइट। एंड वीना कावा से ब्लड कहाँ जाता है, साइनस वेनोसिस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि यहाँ पे जो साइनस वेनोसिस होता है, ठीक है, किस साइड प्रेजेंट होता है, तो डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है, हार्ट के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर। अभी हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ट्राइंगुलर कैसे दिखता है, समवट लाइक दिस, ओके। तो ये 2 प्रीकावल वेन्स होगी, 2 प्रीकावल, मतलब बेसिकली जैसा आपने पढ़ा ना सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा, तो बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। बट अल्टीमेटली ब्लड वीना कावा के थ्रू कहाँ पर आएगा, साइनस वेनोसस, जो कि एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए ड्रॉ करता था, समवट ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जो किस साइड में होता है याद रखिए, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। अब ये जो साइनस वेनोसस है वो राइट एट्रियम में ओपन होगा। सिमिलरली यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम भी होगा। तो लेफ्ट एट्रियम में क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहाँ से आता है, लंग से आएगा, ठीक है, क्योंकि लंग्स भी क्या करते हैं, लंग्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम बात करते हैं ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, याद रखिए रेड कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन देखो एक तो था इनके पास में राइट एट्रियम, और क्या था इनके पास, एक तो था लेफ्ट एट्रियम। अब ये लेफ्ट एंड राइट एट्रियम दोनों से ब्लड जाएगा कहाँ पर, दोनों से ब्लड जाएगा एक वेंट्रिकल है, क्योंकि वेंट्रिकल तो एक ही था। अब वहाँ पर हो क्या जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी ना ब्लड की, क्योंकि राइट एट्रियम से क्या आया, राइट एट्रियम से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, करेक्ट। एंड अगर हम वही देखें लेफ्ट एट्रियम से क्या आया, लेफ्ट एट्रियम से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, करेक्ट। तो एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, दोनों तरफ से जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगी मिक्सिंग किसकी, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। और ये जो मिक्स्ड ब्लड है ये कहाँ पर जाता है, कोनस आर्टीरियोसिस, जिसको ट्रंकस आर्टीरियोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तब इसका फायदा क्या है, ये जो कोनस आर्टीरियोसिस एंड ट्रंकस आर्टीरियोसिस है ये किस जगह प्रेजेंट होता है, तो याद रखिए जैसे कि साइनस वेनोसस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर था, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट था, जैसे कोनस आर्टीरियोसिस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, समवॉट ऐसे दिखता है, ठीक है। आप देखो एक बैग जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, ठीक है, सैक लाइक। लेकिन ये होता किस जगह पर है, लाइक कहाँ पर, तो वेंट्रल साइड ऑफ द फ्रॉग्स हार्ट, ओके। ह्यूमंस में नहीं मिलता, फ्रॉग के अंदर ये 2 एडिशनल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिसको हम साइनस वेनोसिस एंड कोनस आर्टीरियोसिस बोलते हैं। तो कोनस आर्टीरियोस वेंट्रल साइड में है और साइनस वेनोसिस डॉर्सल साइड, एंड फिर कोनस आर्टीरियोस को आयोटा में भेज देता है, एंड आयोटा से ब्लड फिर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। तो आप अगर यहाँ पे देखो, अब ये पूरा नाम नहीं याद रखना है कुछ भी, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखने, ठीक है। बस यहाँ पे देख लो पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, नीचे यहाँ पे एक वेंट्रिकल है, एंड ये है वेंट्रल साइड। तो अगर आप देखो वेंट्रल साइड में क्या आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, सी ट्रंकस आर्टीरियोसिस, जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सकिया
यहाँ पे एकदम क्लियरली देख सकते हो। तो ये जो मैं हरे कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ओके, वेरएस अगर आप यहाँ पे डॉर्सल व्यू में देखिए तो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है हमारे साइनस वेनोसिस जी, एंड आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो ट्रायंगुलर ही है ना, करेक्ट, एक त्रिभुज जैसा आपको दिख रहा है। तो इट्स अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, ठीक है, जहाँ से ब्लड इसके अंदर आता है और साइनस वेनोसा से कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में, ठीक है। चलो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, आप यहाँ पे क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हो। डॉर्सल साइड में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये हरे हरे कलर का प्यारा प्यारा साइनस वेनोसस, करेक्ट, जो कि मैं हरे कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ अभी। और आप बताइए क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ये रहा छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर। बस इसमें यही ध्यान देना है और आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस, ताकि आप इसे आसानी से विजुअलाइज कर पाओ कि वो होता कैसे, ठीक है, दिखता कैसे है। ये ह्यूमन हार्ट तो आपने डिटेल में पढ़ा है, फ्रॉग के बारे में उतना डिटेल में रिक्वायर्ड नहीं है, ओके, कि आप ये सारे नाम याद रखो, इन डिटेल में पढ़ो। चलिए अब देखते हैं, इनके पास में कुछ स्पेशल वीनस कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, दो होते हैं। एक तो होता है बिटवीन द लिवर एंड इंटेस्टाइन, जिसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, और एक होता है बिटवीन द किडनी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, जिसको हम रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। तो देखिए याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है, लिवर एंड किसके बीच था दूसरा, इंटेस्टाइन के बीच में। लिवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में क्या मिलता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। वेर एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के बीच में क्या मिलता है, रीनल पोर्टल सिस्टम। अब याद कैसे रखोगे, याद रखिए लिवर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हिपैटिक, ओके, एंड जब हम लोग किडनी के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रीन, ठीक है। तो लिवर एंड इंटेस्टाइन के, अब पोर्टल सिस्टम का क्या मतलब है, पोर्टल सिस्टम उसको बोलते हैं जो कि कैपिलरी से स्टार्ट होता है एंड कैपिलरीज पर ही खत्म हो जाता है। जैसा मान लो कि यहाँ पर ये लिवर है, ठीक है, यहाँ पे इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन की जो कुछ कैपिलरीज निकलेंगी, है ना, और हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू, क्योंकि ये वीनस है ना, तो वेन के थ्रू ही ब्लड कहाँ पर जाएगा, लिवर में जाएगा, एंड फिर लिवर से ही आगे पास होगा, अल्टीमेटली वो वीना कावा के थ्रू हार्ट में पहुंचेगा, ठीक है। यहाँ पर भी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से किडनी के पास जाता है, ठीक है, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से किडनी के पास कैसे जाएगा, वेन्स के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। बट ये स्टार्ट कैसे होगा, तो स्टार्ट होगा कैपिलरीज से और ख़त्म भी होगा कैपिलरीज पर ही, ठीक है, ओके। चलिए अब ब्लड के बारे में देख लेते हैं। तो इनका ब्लड वही सेम ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा से बना होता है। और ब्लड सेल्स क्या है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स। बट यहाँ पे एक खास बात है, हमारा आरबीसी, ह्यूमंस का आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, एडल्ट में, एडल्ट मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, बट इनके केस में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। एंड इनमें भी दे कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंट, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, HB, ठीक है। एंड देन ब्लड का काम सेम ही है, दे कैरी न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वाटर, ठीक है, एंड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं उसे। एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कौन करता है, हार्ट, बिकॉज हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसका काम ही है टू पंप द ब्लड, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ही अच्छे से वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है, और इसका काम क्या है, एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकलता है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। हम पहले देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम बना किससे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं वन पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर किडनी है, और क्या आता है, एक पेयर यूरेटर है, क्योंकि देखो एक किडनी से एक यूरेटर निकलेगा तो दो किडनी से दो यूरेटर निकलेंगे, ठीक है, और एक ही यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और वो यूरिनरी ब्लैडर किससे जुड़ा हुआ है, एक क्लोएका से। सो वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, वन सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होगा, एंड वन क्लोएका। अब ये कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, तो दीज आर कॉम्पैक्ट रेड, डार्क रेड कलर के बीन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि बॉडी कैविटी में पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं,
तो अब इसे समझते हैं। मान लीजिए कि ये फ्रॉग की बॉडी, ठीक है, और यहाँ पर जो भी आप खाली स्पेस देख पा रहे हो, है ना, तो इसमें ये वाला पार्ट तो इंटीरियर हो जाएगा एंड ये वाला पार्ट पोस्टीरियर हो जाएगा। तो पोस्टीरियर साइड में यहाँ पर और यहाँ पर, है ना, बीच में क्या होगा, बीच में होगा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के दो किनारे पे क्या प्रेजेंट होते हैं, किडनीज। ओके, बट याद रखिए एंटीरियर नहीं, पोस्टीरियर साइड में पीछे की तरफ, मतलब बॉडी कैविटी में पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड से वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ में प्रेजेंट होते हैं किडनीज। ओके, और किडनी कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, डार्क रेड कलर के सेम के बीच जैसे बीन शेप्ड। ओके ना, किडनी जो होती है वो बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, जिसको हम यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। उनका काम ही है यूरिन का फॉर्मेशन का। ठीक है, अब देखते हैं मेल एंड फ्रॉग में डिफरेंस। ठीक है, जैसा हमने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिफरेंस देखा था, ऐसे ही आप उनकी एनाटॉमी को देख के भी डिफरेंस बता सकते हैं। जैसा अगर आप देखो मेल फ्रॉग में देयर आर 2 यूरेटर्स जो कि किडनी से बाहर निकलते हैं। ओके, लेकिन यूरेटर्स को यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला जाता है। ऐसा क्यों, देखो आप यहाँ पे देखो तो यूरिनोजेनाइटल मतलब ये यूरिन को कैरी करेंगे एज वेल एज गैमीट्स, मेल गैमीट्स को भी कैरी करेंगे। तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स दे कैरी यूरिन प्लस मेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स। ओके, मेल फ्रॉग के गैमीट्स को प्लस यूरिन दोनों को कैरी करते हैं। ठीक है, एंड अल्टीमेटली तो यूरेटर आप बोलिए, यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलिए, इन केस ऑफ मेल फ्रॉग दोनों का मतलब सेम ही होगा। ठीक है, एंड यूरिनोजेनाइटल डक्ट या यूरेटर कहाँ पर ओपन होते हैं, अल्टीमेटली क्लोएका। बट फीमेल फ्रॉग में ऐसा नहीं है, फीमेल फ्रॉग में यूरेटर अलग होता है और उनके गैमिट्स को लेके जाने के लिए एक ओविडक्ट होती है जो कि सेपरेटली ओपन होती है इन द क्लोएका। डिफरेंस क्लियर है, मेल के केस में यूरिन भी सेम डक्ट से आ रहा है और गैमिट भी सेम डक्ट से आ रहा है, बट फीमेल के केस में यूरिन अलग डक्ट से आता है और जो उनके ओवा होते हैं वो अलग डक्ट से आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे जो पोजिशन है वो हमें याद रखनी चाहिए। तो यूरिन कैसा थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है और इट इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम। ठीक है, रेक्टम के आगे की तरफ, ठीक है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अल्टीमेटली यूरिनरी ब्लैडर भी तो क्लोएका में ही ओपन होता है। अब देखो फ्रॉग क्या करते हैं, फ्रॉग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, सो दे आर यूरियोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, बट ये कौन से फ्रॉग की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट फ्रॉग। फ्रॉग के केस में एक टैडपोल लार्वा भी होता है। ठीक है, एंड दैट लार्वा इज व्हाट, आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो फ्रॉग का लार्वा कैसा होता है, यूरियोटेलिक या मोनोटेलिक या यूरिकोटेलिक। ठीक है, सो इनके अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट अल्टीमेटली पहले ब्लड में रहेगा ऑब्वियसली, एंड ब्लड से फिर कहाँ जाता है, किडनी के पास, किडनी उसे फिल्टर करके कहाँ भेजती है, अल्टीमेटली यूरिन के फॉर्म में से बाहर निकालती है, फिर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, एंड यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ चला जाएगा, क्लोएका में, एंड क्लोएका से फिर आउटसाइड। ओके, तो हाँ, तो देखिए टैडपोल लार्वा अमोनोटेलिक होता है। ओके, क्योंकि वो अपना पूरा समय पानी में ही बिताते हैं। ठीक है, अभी हम लार्वा के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि लार्वा कैसे कन्वर्ट होता है एडल्ट फ्रॉग के अंदर, किस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, बट टैडपोल लार्वा अमोनोटेलिक है एंड एडल्ट फ्रॉग जो होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं। जनरली जब भी हम बात करते हैं हम एडल्ट्स के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, बट स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए टैडपोल लार्वा तो वो अमोनोटेलिक, बेसिकली इट एक्सक्रीट अमोनिया एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए मेल एंड फीमेल फ्रॉग। ठीक है, तो उनके अगर आप यूरिनोजेनाइटल, बेसिकली आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको टेस्टिस दिख रहा है। ठीक है, जो कि कैसा है, एक ऐसा अंडे जैसा ओवल्ड शेप है, नॉट अंडे जैसा, एक ओवल्ड शेप है और कैसे कलर का है, येलोइश कलर का है। एंड कहाँ प्रेजेंट है, आप देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है किडनी, एंड किडनी का भी
एक एंटीरियर पार्ट है और यहाँ पे आपको पोस्टीरियर पार्ट दिख रहा है। तो किडनी के एंटीरियर पार्ट में आपको क्या दिख रहा है? टेस्टिस, ओके, जो कि एक येलोइश ओवॉइड स्ट्रक्चर है। एंड देखो टेस्टिस से क्या जुड़ा हुआ है? टेस्टिस से बाहर निकलते हैं कुछ वासा एफरेंशिया, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो तो along the length of the किडनी आपको एड्रिनल ग्लैंड दिख रहा है। ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है, दोनों किडनी में, यहाँ पे बस दिखाया नहीं हुआ। ओके, जब आप उसे ऐसा कट करके देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसा कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम विदर्स कैनाल बोलते हैं, ठीक है। ये सारे टर्मिनोलॉजी से हमें फैमिलियर होना पड़ेगा। टेस्टिस का काम क्या होगा? स्पर्म्स को बनाना। फिर वो टेस्टिस कहाँ पे जाएगा? वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया से कहाँ जाएगा? विदर्स कैनाल। विदर्स कैनाल से जाएगा वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, यानी यूरिनोजेनाइटल डक्ट ओपन होगी क्लोएका में, क्लोएका से स्पर्म बाहर निकल जाएंगे। सिमिलरली अगर आप फीमेल के केस में देखो, यहाँ पे आपको ओवरी दिख रहा है। अब बेसिकली ये जो ओवरी होता है, ये ओवरी ओवा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और वो ओवा कहाँ जाएगा? वो ओवा जाएगा इस ऑस्ट्रियम में, ठीक है। एंड इस ऑस्टियम से होते हुए आप देखो तो यहाँ पे एक ओविडक्ट है। ये ओविडक्ट अल्टीमेटली कहाँ पर ओपन होती है? इस ओविसैक, ओविसैक ओपन होता है क्लोएका के अंदर। एंड अगर आप देखो तो किडनी से जुड़े हुए आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? यूरेटर। तो यूरेटर अलग है और ओविडक्ट अलग है, बट इन केस ऑफ मेल यही यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोल लीजिए या फिर इसी को आप यूरेटर बोल लीजिए। यूरिन को लेके जाने वाली और गैमेट को लेके जाने वाली जो डक्ट है, ठीक है, जो नली है वो सेम, ठीक है। और ये यूरिनरी ब्लैडर जो था इट वाज वेंट्रल टू द रेक्टम, ठीक है ना। अब देखते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। अभी बाय द वे हमने यहाँ पे जो देखा मेल एंड फीमेल फ्रॉग, इट इज जस्ट टू शो दिस यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ओके, नथिंग एल्स। अभी हम आगे बात करेंगे कि कितने अंडे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे क्या होता है, सब कुछ। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन फ्रॉग बेसिकली, जैसे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास में क्या है? बहुत सारे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। लास्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है। सिमिलरली इनके पास में बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनके पास में क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए अगर हम देखें तो न्यूरल सिस्टम भी है और एंडोक्राइन सिस्टम, बट हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? केमिकल कोऑर्डिनेशन। और वो किसके थ्रू प्रोवाइड होगा? हार्मोन्स के थ्रू। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत सारे इनके पास में ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नथिंग बट दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। जैसे हमारे पास में बहुत सारे हैं वैसे इनके पास में बहुत सारे हैं। अब प्रोमिनेंट वंस कौन है? आपको नाम याद रखना है। पिट्यूटरी, दे आर वेरी इजी टू रिमेंबर क्योंकि आपने डिटेल में पढ़ा है ह्यूमंस में। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पिनियल बॉडी, पैंक्रियाटिक आइलिड्स, एड्रिनल्स एंड कोनेट्स, ओके। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनका नर्वस सिस्टम है सीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सीएनएस इंक्लूड्स टू थिंग्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो होता है वो ब्रेन बॉक्स, दैट इज क्रेनियम, हड्डियों के बने हुए ढांचे में बंद रहता है, ठीक है, जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं। एंड ब्रेन इज डिवाइडेड मेनली इन द थ्री पार्ट, है ना। आगे हम इसे देखेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ओके। एंड जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है उसमें क्रेनियल नर्व्स आते हैं, स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर्स होती है, स्पाइनल नर्व राना टिग्रीना के अंदर 9 पेयर्स होती है। और ऑटोनॉमिक सिस्टम में दो आते हैं, जैसा कि आपको पता है, सिंपैथेटिक है, दूसरा क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं आगे। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर तीन चीजें आती हैं मेनली, ऑल्फैक्टरी लोब्स आते हैं, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एंड अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन। याद रखिए डायंसेफेलॉन इज अनपेयर्ड, ओके। मिड ब्रेन को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब। एंड हाइंड ब्रेन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है ना। अभी ना आपको मैं इसे अच्छे से विजुलाइज कराता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, इमेजिन दिस इज ब्रेन, ये क्या है? ब्रेन है, ऐसा इमेजिन करना है। ये हो गया फोर ब्रेन, फोर ब्रेन मतलब आगे वाला पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट जिसमें ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड एंसेफेलम आएगा। फिर मिड ब्रेन, मिड मतलब मिडिल, तो बीच में आएगा। मिड ब्रेन में क्या होता है? पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब, है ना, एक पेयर ऑप्टिक लोब होता है। अभी हम डायग्राम्स के थ्रू भी अच्छे से देखेंगे। एंड देन लास्ट में क्या आता है? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में दो चीज़, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा।
अभी जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है, ठीक है, वो बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है, इट पासेस आउट थ्रू फोरामेन मैग्नम। तो यहाँ पे आपको ये गुलाबी कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। फोरामेन का मतलब होता है कि एक तरीके का बड़ा सा होल, ठीक है। फोरामेन मैग्नम, मैग्नम का मतलब लार्ज, ठीक है, बड़ा। तो यहाँ पे एक बड़ा सा होल होता है खोपड़ी के अंदर, बेसिकली स्कल के अंदर, एंड उससे ये मेडुला ऑब्लोंगाटा कंटिन्यू होती है एज स्पाइनल कॉर्ड इन द वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा दिस कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ये स्पाइनल कॉर्ड किस में इंक्लोज होता है, बेसिकली किससे घिरा हुआ होता है, द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है। देखिए इमेजिन कीजिए कि ये है स्पाइन वर्टिब्रल कॉलम, एंड इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इंक्लोज करने का मतलब कि वो उसे घेरे हुए हैं चारों तरफ से, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ में बेसिकली ये इस जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो डॉर्सल साइड से आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑल्फैक्टरी लोब दिख रहे हैं, पेड सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिख रहा है, एंड आपको यहाँ पे डायंसेफेलॉन दिख रहा है। तो 1 2 एंड 3 ये किसके पार्ट थे, फोर ब्रेन के, करेक्ट। ये मेढक का है, ह्यूमन का ब्रेन नहीं। एंड ये ऑप्टिक लोब किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मिड ब्रेन को। एंड देन सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, हाइंड ब्रेन को, राइट। एंड दीज आर द अदर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, पार्टिकुलर। ना सेंस ऑर्गन की बात करते हैं। तो देखिए सेंस ऑर्गन, जैसे हमारे पास में बहुत सारे सेंस ऑर्गन है ना। हम कानों से सुन सकते हैं, करेक्ट। हम नाक से सूंघ सकते हैं, करेक्ट। जीभ से हम टेस्ट का पता लगा सकते हैं, स्किन के थ्रू हम टच वगैरह को फील कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही इनके पास में भी बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ठीक है। बट कुछ अच्छे से डेवलप्ड हैं और कुछ जस्ट सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड द नर्व एंडिंग्स है, ठीक है। मतलब जैसे कि कुछ ऐसा स्पेशल ऐसे सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये बहुत सारे सेल्स हैं, राइट। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा नर्व्स की सप्लाई होगी, ठीक है। तो इसी को हम बोल रहे हैं क्या, सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड द दीज आर नर्व एंडिंग्स। बेसिकली ये जो सेलुलर एग्रीगेशन होते हैं ना, तो लेट्स से कि यहाँ पे कोई केमिकल सब्सटेंस है, तो ये इसे क्या करेंगे, सेंस करेंगे, करेक्ट। एंड सेंस करने के बाद में ये जो नर्व्स हैं, फिर इन नर्व्स को आगे सिग्नल देते हैं, और फिर ये सिग्नल कहाँ जाता है, ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट्स तक जाता है ना। तो ये सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग्स, इसमें 3 आते हैं। टच के लिए है सेंसरी पैपिले, टेस्ट के लिए ऑब्वियसली टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, एंड स्मेल के लिए है एसिल एपिथेलियम, ठीक है। तो ये थोड़े से कम डेवलप्ड होते हैं, वेयर एज द वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स आर आईज एंड ईयर। अब इनके पास में कौन सी आई मिलती है, सिंपल या कंपाउंड। तो इनकी आई जो होती है वो सिंपल आई होती है, केवल एक ही यूनिट होता है, ठीक है। एंड आई कैसी होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कहाँ मिलती है, सिचुएटेड इन द ऑर्बिट ऑफ द स्कल, ठीक है। उनके स्कल के आंखों के अंदर एक मतलब सा ऑर्बिट होगा, गड्ढा होगा, उसके अंदर ही आइस प्रेजेंट होगी, 2 आंखें होती है, ठीक है ना। अब अगर आप देखो तो एक्सटर्नल ईयर की अगर हम बात करें तो वो इनमें एब्सेंट होता है। जैसा हमने पहले देखा था, केवल वो कान का पर्दा, वो टिम्पैनम ही प्रेजेंट था इनके पास में, एक्सटर्नल ईयर हमारे जैसा नहीं मिलता है, करेक्ट। एंड इनके पास में केवल टिम्पैनम है, एंड टिम्पैनम बाहर से आप देख सकते हैं। और ईयर का फंक्शन क्या है, तो ईयर का फंक्शन है हियरिंग में हेल्प करता है, एज वेल एज बॉडी के बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है। सेम फंक्शन हमारे अंदर भी है ईयर का, ईयर हमारे अंदर भी बॉडी बैलेंसिंग में और हियरिंग में हेल्प करती है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, ठीक है, इन केस ऑफ फ्रॉग, मेल एंड फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम एकदम अच्छे से डेवलप्ड है, ठीक है। अब देखो हमने तभी देखा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या है, येलोइश कलर का ओवल स्ट्रक्चर है, ठीक है। 2 टेस्टिस, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि टेस्टिस जो होते हैं वो किडनी से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इमेजिन दिस इज द किडनी।
तो किडनी का जो एंटीरियर पार्ट है, जो अपर पार्ट है, ठीक है, उससे जुड़े हुए आपको कुछ ऐसे ओवॉइड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं टेस्टिस। क्योंकि 2 किडनी है तो 2 टेस्टिस भी होगा, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया टेस्टिस। लेकिन ये टेस्टिस एक्चुअली में अटैच्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है किडनी से, ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज किडनी, किडनी। नाउ टेस्टिस एंड किडनी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, किडनी के एंटीरियर ऊपर की तरफ है ना, जो पार्ट होता है एंटीरियर साइड में जुड़ा हुआ होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो इसे समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि इफ दिस इज द टेस्टिस एंड दिस इज द किडनी, तो दोनों एक दूसरे से एक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं और उस स्ट्रक्चर का नाम है मिसॉर्चियम। क्या नाम है, मिसॉर्चियम। अब आप पूछोगे मिसॉर्चियम क्या होता है, तो मिसॉर्चियम इज नथिंग बट डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। अब आप बोलोगे कि पेरिटोनियम क्या होता है, तो पेरिटोनियम इज नथिंग बट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी, दैट इज जो भी एब्डोमेन की कैविटी होती है उसमें ऐसा डबल फोल्ड की एक ना कवरिंग होती है, ठीक है, लेयरिंग होती है जिसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं, ठीक है, और उसी पेरिटोनियम का कुछ पार्ट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कनेक्शन बिटवीन टेस्टिस एंड किडनी, ठीक है, जो कि मिसॉर्चियम कहलाता है, ठीक है। तो टेस्टिस एंड किडनी को जोड़ने में कौन मदद कर रहा है, मिसॉर्चियम। मिसॉर्चियम क्या होता है, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, एंड पेरिटोनियम क्या है, इट इज द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमेन कैविटी, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि इनके पास में वासा डिफरेंशिया कितने होते थे, नंबर इंपॉर्टेंट, 10 से 12 होते हैं जो कि टेस्टिस से निकलते हैं। तो देखो इनके पास में क्या है, टेस्टिस, टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, एंड देन देयर इज वासा डिफरेंशिया जिसका नंबर कितना है, 10 से 12, ठीक है। अब वासा डिफरेंशिया अल्टीमेटली किस में ओपन होती है, तो बिदर्स कैनाल, ओके। सो सी vasa differentia they will open into the Bithers canal, and Bithers canal फिर ultimately कहाँ पर open होता है, urinogenital duct, it's that simple, ठीक है, ठीक, जो कि फाइनली ओपन होती है यूरिनोजेनाइटल डक्ट में और फिर वो ओपन हो जाता है क्लोएका में। तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहाँ पर ओपन होगा, इट विल ओपन इनटू क्लोएका, ठीक है। एंड क्लोएका क्या है, क्लोएका इज अ स्मॉल मीडियम चैम्बर जिसमें कि फीकल मैटर भी आता है, यूरिन भी आता है और स्पर्म भी आता है और वहीं से बाहर जाता है, ठीक है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं हम, इमेजिन इट लाइक दिस। मीडियम चैम्बर क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा चैम्बर है जहाँ पे सारी वेस्ट मटेरियल आके ओपन हो रहे हैं, आप ऐसा समझो, समथिंग लाइक दिस। चलो इसको ऐसे समझते, अब यहाँ पे क्या क्या ओपन होता है, तो यहाँ पे रेक्टम भी ओपन हो गया। अब रेक्टम ओपन होगा तो रेक्टम से क्या आता था, अनडाइजेस्टेड फूड, राइट। यहाँ पर यूरेटर्स भी ओपन हो रहे, करेक्ट। और यहाँ पर कुछ और भी ओपन हो रहा था, दैट इज ओवी डक्ट, इसको दूसरे कलर से बनाना था, यहाँ पर ओवी डक्ट भी ओपन हो रहा था, राइट, ओके। तो चलो यूरेटर का फंक्शन तो यूरिन का है, और क्या ओपन होता है, तो यहाँ पर ओपन होते हैं एक और चीज, दैट इज I don't have space, so urinary, तो यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर से क्या आ जाएगा, यूरिन आ जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। यहाँ पे हो गया यूरिन भी आ जाता है, देन रेक्टम से क्या आता है, रेक्टम से फीकल मैटर दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आ जाता है, एंड यूरिनोजेनाइटल डक्ट इन केस ऑफ मेल और ओवी डक्ट इन केस ऑफ फीमेल, यहाँ से क्या आ जाते हैं, गैमेट्स आ जाते हैं। तो ये सब एक ही कॉमन चैम्बर में आ रहे हैं, राइट, गैमेट, यूरिन, फीकल मैटर,
एंड देन ये यहीं से बाहर निकलते हैं। तो ये जो कॉमन चैम्बर है, कॉमन मीडियम चैम्बर, उसी को हम क्लोएका बोलते हैं। एंड इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम? क्लोएकल अपर्चर। ओके, और इसके थ्रू वो फिर ये सारी चीज़ें इसी के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, फिर वो कहाँ पे जाएगा? नंबर 2 आएगा किसका? वासा डिफरेंशिया का। वासा डिफरेंशिया से फिर क्या होता है? नंबर 3 किसका आता है? बेदर्स कैनाल का। तो ये जो स्पर्म होता है वो मूव करता है नंबर 3 बेदर्स कैनाल में। बेदर्स कैनाल से फिर कहाँ जाएगा? यहाँ पर ये स्ट्रक्चर सा मेंशन नहीं, बट ये सॉलिड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है दैट इज सेमाइनल वेसिकल। तो ये जाता है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल से ये यूरेटर या यूरेनोजेनिटल डक्ट में जाएगा, क्योंकि हम मेल की बात कर रहे हैं। तो नंबर 5 हो जाएगा यूरेनोजेनिटल डक्ट, और फिर वो वहाँ से कहाँ पहुँचता है? नंबर 6 दैट इज क्लोएका। इन क्लोएका से फिर कहाँ से? क्लोएकल अपर्चर के थ्रू वो चला जाता है बाहर। ठीक है, याद रखिए टेस्टिस में बनेगा स्पर्म, देन वासा डिफरेंशिया में जाएगा, वासा डिफरेंशिया से बेदर्स कैनाल, बेदर्स कैनाल से सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल से मूव करेगा फिर यूरिनोजेनिटल डक्ट, एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट से क्लोएका में, एंड क्लोएका से क्लोएकल अपर्चर। ओके, सो ये यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर, आपका लोकेशन याद रखिए, वेंट्रल टू द। अब यहाँ पे आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो कलरफुल तरीके से। सो सी दोनों तरफ आपको यहाँ पे टेस्टिस दिख रहा है, राइट? तो टेस्टिस से कहाँ बनता है स्पर्म, और ये फिर यहाँ पे जाएगा, देन अल्टीमेटली यहाँ पे बेदर्स कैनाल शो नहीं हुआ है इस डायग्राम में। बेदर्स कैनाल से होते हुए यूरेटर या यूरिनोजेनिटल डक्ट के थ्रू ये कहाँ पर आ जाता है? तो यहाँ से बनेगा तो अल्टीमेटली यहीं पर आएगा, दैट इज क्लोएका कैनाल, एंड क्लोएका से फिर यहाँ से इसको से। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम एक बार यहाँ पे टेस्टिस, टेस्टिस से फिर आता है वासा डिफरेंशिया, देख कितने होते हैं? 10 to 12 इन नंबर। देन वासा डिफरेंशिया से क्या होता है? स्पर्म थ्रू द बेदर्स कैनाल, जो कि किडनी के अंदर ही है। बेदर्स कैनाल से फिर कहाँ पे जाता है? सेमाइनल वेसिकल में। सेमाइनल वेसिकल से कहाँ मूव करते हैं? सेमाइनल वेसिकल से मूव करते हैं फिर यूरेटर, और इसका दूसरा नाम यूरिनोजेनिटल डक्ट, डक्ट पूरा लिख लेते हैं। एंड देन वहाँ से कहाँ जाएगा? ये क्लोएका में, क्लोएका से फिर क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर निकल जाएगा, सिंपल ना। ये तो हो गई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली इट इंक्लूड्स अगेन अ पेयर ऑफ ओवरीज, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो ओवरीज दे आर सिचुएटेड नियर द किडनीज, लेकिन किडनी से जुड़ी हुई नहीं होती, देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनीज। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया, है ना? दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि किडनीज टेस्टिस के साथ में तो फंक्शनली जुड़े हुए रहते हैं निसॉर्चियम के थ्रू, लेकिन ओवरीज किडनी के पास प्रेजेंट होती है बट उससे डायरेक्टली जुड़ी हुई। एंड यहाँ पर अगेन एक पेयर ऑफ ओवरीज है, तो वन पेयर ऑफ ओविडक्ट है। एंड ये ओवरीज जो होती है, एक मेच्योर फीमेल जो होती है वो अपनी ओवरी से 2500 से 3000 ओवा एक समय पे रिलीज कर सकती है, ले कर सकती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पानी के अंदर होता है। ठीक है, टेक्स प्लेस इन द वाटर, एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स लार्वल स्टेज। ठीक है, एंड व्हेनेवर देयर इज लार्वल स्टेज इज इन्वॉल्व्ड, वो डेवलपमेंट कैसा कहलाता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, एंड tadpole larva it undergoes a process called as metamorphosis, एंड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एडल्ट। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये होता कैसे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला नंबर आएगा ओवरी का, देन ओवरी से जो भी ओवा बाहर निकलेंगे वो ओवा अल्टीमेटली कहाँ पहुँचेंगे? दे विल रीच टू ऑस्टियम। ठीक है, एंड ये यहाँ ऑस्टियम से होते हुए ओवी डक्ट में जाएंगे, ओवी डक्ट से ट्रेवल करते 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 कहाँ पर आएंगे? ओवी साइड। नंबर 1 इज ओवरी, देन ओवरी से वो ऑस्टियम में जाएंगे, ऑस्टियम से फिर कहाँ जाएंगे?
तो नंबर 2 मैं ओविडक्ट को दे देता हूँ। ओविडक्ट से फिर नंबर 3 ओविसैक में आएंगे। ओविसैक विल ओपन इनटू द क्लोएका एंड देखो ये क्लोएका में आने के बाद में क्लोएका से फिर नंबर 4 क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और एक मैच्योर फीमेल 2500 से 3000 ओवा एक समय पे लेकर थे। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। ओवरी यहाँ पे ओवा बनेंगे, दोनों साइड होगा, एक साइड ही दिख रहा होगा। देन वो अपने रिस्पेक्टिव साइड के ऑस्टियम में जाएंगे एंड देन उसके थ्रू होते होते अल्टीमेटली ये यहाँ पर ओविसैक के अंदर आते हैं एंड ओविसैक से फिर कहाँ जाएंगे, ये यहाँ पर इसकी ओपनिंग आपको दिखाइए, ओविडक्ट की ओपनिंग एंड यहाँ पर ये ओपन हो रहे हैं क्लोएका में एंड क्लोएका से फिर क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो इसे लिख लेते हैं एक बार। फिर इस ओवरी क्योंकि एक समय पे 2500 से 3000 ओवा लेकर थे, ठीक है। और ये ओवरी से फिर कहाँ पे जाते हैं, ऑस्टियम में, फनल शेप्ड ओपनिंग था एंड देन फिर वो कहाँ पे जाएगा, ओविडक्ट, ओविडक्ट विल ओपन इनटू ओविसैक, ओविसैक विल ओपन इनटू क्लोएका, क्लोएका विल ओपन बाय क्लोएकल चैम्बर, सॉरी क्लोएकल अपर्चर, क्लोएकल अपर्चर के थ्रू फिर ये जो एक्स होते हैं वो बाहर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखो एक मेल मेढकी और एक फीमेल मेढकी, ओके व्हाटएवर, मेल एंड फीमेल मेढक है ना, मेल टर टर की आवाज़ करता है, फीमेल को बुलाता है, फिर बेसिकली दे बोथ मीट, ओके। तो क्या होता है, इस प्रोसेस को हम साइंटिफिकली बोलते हैं एम्प्लेक्सस, ओके। इतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, आप चाहो तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। नाउ so the male holds the female, okay, and copulation takes place and it releases the eggs, ठीक है। ये जो fertilized egg है, ठीक है, ये कैसे egg है, fertilized, okay, male has fertilized them and then ये सब हो कहाँ पर है, this fertilization occurs externally, it takes place into the water and then ये जो यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, इन्हीं को हम बोलते हैं टैडपोल लार्वा। ये टैडपोल लार्वा एडल्ट में जिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ tadpole larva. In case of frog we are talking about, right? So transformation of tadpole larva into an adult, okay. So metamorphosis is the process of transformation of tadpole larva into an adult, ठीक है। एंड ये एक तरीके का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है बिकॉज यहाँ पे लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। अब फाइनली कंक्लूड करते हैं हम मेल एंड फीमेल फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। मेल में क्या होता है, वन पेयर ऑफ येलोइश ओवाइट टेस्टिस होती है, ठीक है। यहाँ पे स्पर्म बनते हैं एंड देन स्पर्म मूव्स इनटू द वासा डिफरेंशिया जो कि 10 से 12 होती है नंबर, देन इट रीचेस टू विदर्स कैनाल। तो सबसे पहले यहाँ से टेस्टिस से आई वासा डिफरेंशिया में, फिर विदर्स कैनाल, देन सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल से यूरिनोजेनिटल डक्ट और यूरेटर, नंबर 6 है क्लोएका एंड क्लोएका से फिर बाहर निकल जाती है क्लोएकल अपर्चर के थ्रू। और फीमेल फ्रॉग को अगर देखेंगे तो फीमेल फ्रॉग में क्या है, देयर आर वन पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है, जिसमें कि एट अ टाइम 2500 से 3000 ओवा ले किए जा सकते हैं। देन ओवरी से ओवर रिलीज होने के बाद में ऑस्टियम के थ्रू जाता है ओविडक्ट में, ओविडक्ट से फिर वो ओविसैक में पहुंचता है, ओविसैक से फिर क्लोएका एंड क्लोएका से फिर अल्टीमेटली क्लोएका अपर्चर के थ्रू बाहर, ठीक है। अब एक बार पूरा का पूरा हम मेल एंड फीमेल फ्रॉग में डिफरेंस देखते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली। तो मॉर्फोलॉजिकली देखें तो मेल्स आर स्मॉलर डार्कर, इनमें वोकल सैक्स मिलते हैं, कॉपुलेटरी पैड भी मिलता है। कहाँ मिलता है कॉपुलेटरी पैड, तो फर्स्ट डिजिट के और फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे मिलता है, पहली लिम्ब। विदर्स कैनाल इनमें प्रेजेंट होती है। यूरेटर्स इनमें यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह काम करते हैं, ओके, दैट मीन्स दे कैन कैरी बोथ यूरिन एज वेल एज गैमेट्स। एंड इनमें जो टेस्टिस होता है
और किडनी होते हैं उनके बीच में फंक्शनल कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। किडनी और टेस्टिस दोनों जुड़े हुए होते हैं बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसको हम निसॉर्सियम बोलते हैं। अब फीमेल के बारे में अगर देखें, फीमेल्स आर लार्जर, लेस डार्कर, इनके पास में वोकल सैक्स नहीं होते, कॉपुलेटरी पैड भी नहीं होता, विदर्स कैनाल भी नहीं होता है, ठीक है। और यूरेटस एंड ओविडक्ट दे ओपन सेपरेटली, ओके, देयर इज नो कनेक्शन। तो बेसिकली क्योंकि यूरेटर यूरिन को कैरी करता है एंड ओविडक्ट इनमें ओवा को कैरी करती है, ठीक है। दोनों अलग अलग काम करते हैं बिकॉज इसमें फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। ओवरीज एंड किडनीज, ओवरीज किडनी के पास तो प्रेजेंट होती है बट जुड़ी नहीं होती है ना। देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनीज जब हम ओवरीज की बात करते हैं, ओके। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रॉग देख लें, तो फ्रॉग बहुत बेनिफिशियल है बिकॉज ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, और हमारी फसलों को इंसेक्ट से बचाते हैं। तो दे प्रोटेक्ट द क्रॉप बाय ईटिंग द इंसेक्ट्स। दूसरा क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फूड चैन फूड वेब का हिस्सा है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि एक घास है ना, फिर इस घास को एक इंसेक्ट इसे खा रहा है, इस इंसेक्ट को कौन खाता है, फ्रॉग। तो इस फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, करेक्ट। स्नेक को लेट्स से कि एक ईगल खा रहा है। तो ये क्या है, ये एक फूड चैन है, राइट। एंड अगर आप देखो इस फूड चैन में, तो यहाँ पर फ्रॉग भी है ना, इम्पॉर्टेंट लिंक है। अगर ये नहीं हो, है ना, तो फिर क्या होगा, इट विल लीड टू डिसबैलेंस इन दिस चेन, करेक्ट। तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस में, ठीक है। फूड वेब एंड फूड चैन का हिस्सा है, जिसे आप नेक्स्ट ईयर इकोलॉजी में और डिटेल में पढ़ोगे ये वाला टॉपिक, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड देन कुछ कंट्रीज जैसे कि जापान, यूएसए, ठीक है, चाइना, वहाँ पर जिनके मस्कुलर लेग्स होते हैं, मस्कुलर लेग्स हम कैसे बोलते हैं, फोर लिम्ब या हाइंड लिम्ब को, आप ये मुझे ज़रूर बताइए। सो मस्कुलर लेग्स जो होते हैं उनको फूड की तरह यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें मसल पार्ट ज़्यादा है, ठीक है, तो उसे खाया भी जाता है। दैट्स ऑल। Thank you so much for watching. If you like this lecture, please like, comment and share with your friends. Okay, and you can also this Telegram channel, join this Telegram channel. Okay, so that कि future में जो भी lectures हो उसके आपको update मिलते रहे. I hope you enjoyed the session. Thank you. Have a good day.